हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो है हमारा पार्ट 4 है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बायोलॉजी क्लास 12th जितने सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों उसको अब हम कर रहे हैं। तो इसका मेरे दोस्त पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखा है तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट है ना, उसमें पिन हुआ मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। या फिर दोस्तों उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर उसको देख लीजिएगा। तो मेरे दोस्त, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो लगभग मेरे दोस्त 80% प्लस आपको आंसर सहित याद भी हो जाएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मेरे दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन है आनुवंशिकी को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो आनुवंशिकी होती है वो क्या होती है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे दोस्त, वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं उसकी वंशागत का अध्ययन करते हैं, उसी को हम आनुवंशिकी कहते हैं। अब दोस्तों एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आनुवंशिकी जो होती है ना, एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षणों का एवं वंशागत का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? तो ऐसे लक्षण जो पिता से पुत्रों में जाते हैं, यानी कि जो जनक से संतत में जाते हैं, उसे हम बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण। और वंशागत क्या होता है मेरे दोस्त? तो वंशागत का मतलब यही होता है, जो वंशागत आप कहिए या फिर आनुवंशिकता कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे कोई लक्षण जो पिता से संतत में जाते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं वंशागत। और ऐसे लक्षण जो पिता से पुत्र में जाते हैं, उस लक्षण को बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण, ठीक है ना। और उस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो उस क्रिया को बोलते हैं वंशागत। तो आशा करता हूँ कि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, आनुवंशिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं उसकी वंशागत का अध्ययन करते हैं, उसी को हम आनुवंशिकी कहते हैं। दोस्तों, आनुवंशिकी जो शब्द है ना, इसको सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग किया था वो किया था विलियम बेटसन ने 1905 में, ठीक है मेरे दोस्त। किसने? विलियम बेटसन ने 1905 ईस्वी में किया था, आपको इसको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी से मिलता जुलता है। वंशागत या फिर अथवा आनुवांशिकता क्या है? यहाँ पर आया था ना वंशागत, तो वही यहाँ पर दोस्तों वंशागत किसे कहते हैं या फिर जिससे हम आनुवांशिकता भी कहते हैं, इसकी क्या डिफिनेशन है? तो आनुवांशिक लक्षणों का जनकों से यानी कि पिता से संतत में पहुंचना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाती है, ठीक है मेरे दोस्त। यानी कोई भी लक्षण जो जनकों से संतत में जाते हैं, जनकों का मतलब पिता, संतत का मतलब पुत्र, ठीक है। तो ऐसे लक्षण जो पिता से पुत्र में जाते हैं, उन लक्षणों को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। तथा उस पहुंचने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है ना। आनुवांशिकता जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग स्पेंसर ने किया था, लेकिन आनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विलियम बेटसन ने। और आनुवांशिकता का किसने किया था? तो स्पेंसर ने किया था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप जो है ना इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है अब इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसमें हम अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, वो लक्षण जाता है पिता से पुत्र में, ठीक है। बस इतना केवल इसमें अंतर है। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम बेटसन ने किया था और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्पेंसर ने किया था, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप दोनों क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, वंशागत का जो क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? ठीक है ना। वंशागत यही जो मैंने आपको बताया है, आनुवांशिकता। क्रोमोसोमवाद का मतलब गुणसूत्रवाद। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। तो वंशागत का जो गुणसूत्रीयवाद है किसने दिया था?
तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है सटन एवं बाबेरी ने। ठीक है, किसने मेरे दोस्त? सटन और बाबेरी ने इसको दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा अगला है कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। दोस्तों जो सिंड्रोम होते हैं ना, वो एक प्रकार के क्या होते हैं, जो सिंड्रोम होते हैं वो एक प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46-1 यानी कि 45 होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 23 जोड़ी यानी कि 46। ठीक है, कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। लेकिन जिनमें टर्नर सिंड्रोम नाम का रोग होता है उनमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 45 ही होते हैं, यानी कि 44 + x। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और होता तो 44, एक 45 और एक और होता तो 46 हो जाता। लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम वाले होते हैं उनमें 45 होता है, 44 + x। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर एक y होता तो ये लड़का बन जाता, x होता तो ये गर्ल्स यानी कि लड़की होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, यानी कि इनमें केवल एक x होता है। अब दोस्तों लक्षण क्या हैं? अगर किसी व्यक्ति में, किसी पुरुष में, ठीक है ना, किसी बच्चे में अगर ये जो सिंड्रोम है, ये रोग है, तो उसके लक्षण क्या होंगे? तो उसका जो कद होता है वो छोटा होता है, और स्त्रियों में क्या होता है? बांझपन होता है। बांझपन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? उनमें जो है जनन करने की क्षमता, यानी कि स्त्रियां जो हैं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हैं, ये इसका लक्षण होता है। ठीक है ना, लेकिन ये जो सिंड्रोम है मेरे दोस्त, ये जो रोग है ना, ये बहुत कम लोगों में, लगभग ना के बराबर लोगों में ये पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप इसको भी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मेरे दोस्त हम अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम के बारे में समझाइए, यानी कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में आपको इसका डेफिनेशन, इसके लक्षण, इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है आपको लिखना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। ठीक है ना, चाहे तो आप बोलिए डाउन सिंड्रोम या फिर आप बोलिए मंगोलियन जड़ता। ठीक, सबसे पहले डाउन सिंड्रोम को किसने दिया था? तो सबसे पहले इसके बारे में जो बताया था, इसकी जो खोज की थी वो लैंगडॉन डाउन ने की थी 1862 में। ठीक है, इसके नाम के जैसा है डाउन सिंड्रोम, तो डाउन ने, ठीक है ना, कब? 1862 में। अब दोस्तों ये इसमें होता क्या है, तो इसमें जो 21वें जोड़े का जो गुणसूत्र होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाती है। ठीक है ना, जो गुणसूत्र होते हैं कितने? 46 होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। दोस्तों इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था टर्नर, ठीक है, उसका नाम क्या है? टर। तो टर का मतलब क्या होगा? एक टर जाएगा, यानी कि होते हैं 46, लेकिन एक टरेगा तो कितना बचेगा? 45। तो टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं 45, लेकिन डाउन में कितने होंगे? 47, एक बढ़ जाएंगे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर जो है लक्षण क्या क्या है, तो लक्षण है मुंह हमेशा खुला रहता है, यानी जिस भी बच्चे में डाउन सिंड्रोम या फिर मंगोलियन जड़ता है, ठीक है ना, उसका मुंह हमेशा खुला रहेगा। कपाल जो होता है छोटा, यानी कि जो आपकी खोपड़ी होती है उसकी खोपड़ी चौड़ी होती है और गर्दन छोटी होती है। बच्चा मंद बुद्धि का होता है। ठीक है ना, और दोस्तों ये सिंड्रोम भी बहुत कम, लगभग ना के बराबर लोगों में होता है। तो आशा करता हूँ कि आप इन दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है। और दोस्तों अच्छी बात ये है कि मैं आपको इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, इसको समझाइए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिखना प्रारंभ करेंगे। लैंगिक जनन करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो लैंगिक जनन करते हैं ना, ऐसे जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। ठीक है ना, एक लिंगी का मतलब क्या होता है, तो एक लिंगी का मतलब होता है, ठीक है ना, जिसमें एक केवल लिंग होता है। तो एक लिंग
नर का होगा, एक क्या होगा, मादा का होगा। यानी कि एक लिंगी में अलग अलग होते हैं। यानी कि नर और मादा जो होते हैं ना, जो नर का जनन तंत्र नर में होता है, मादा का जनन तंत्र मादा में होता है। ठीक है ना। तो एक लिंगी में क्या होता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन द्विलिंगी में क्या होते हैं, नर एवं मादा। इसको आप उल्टा कर दीजिएगा, इसको ऊपर इसको नीचे। द्विलिंगी में क्या होगा, नर एवं मादा जनन अंग एक में होते हैं। यानी जो द्विलिंगी होते हैं ना, उनमें क्या होता है, नर का जो जनन उसी में होगा और मादा का भी उसी में होगा। ठीक, हम लोगों में क्या क्या होता है, हम जो ह्यूमन है ना, उनमें होता है अलग अलग, वो एक लिंगी होते हैं, एक नर होगा तो एक मादा होगा। लेकिन द्विलिंगी में क्या होगा, उसी में नर होगा, उसी में मादा के जो गुण होते हैं। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। जीवन की शुरुआती अवस्था में विभिन्न परिवर्तन द्वारा, ठीक है ना, जब जीवन की शुरुआती अवस्था होती है तब क्या होता है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और उसी के द्वारा जीव में नर एवं मादा में निर्धारण होता है। यानी कि जब बहुत ही प्रारंभिक स्टेट होता है जो, ठीक है, बच्चा बनने की, तब वहीं पर निर्धारण हो जाता है कि वो नर होगा या फिर मादा होगा। और वहीं पर उसी परिवर्तन में जो निर्धारित किया जाता है, जो मादा बनना है या फिर उसको नर बनाना है, जो निर्धारण होता है, उसी को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। दोस्तों अब इसके नाम से ही समझिए, इसका नाम है लिंग निर्धारण। इसमें निर्धारण होता है कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है ना। तो जब जीवन की शुरुआती अवस्था होती है तो उसमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना, कि उसमें नर के गुण आने हैं या फिर मादा के, उसी निर्धारण को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम आगे समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आगे लिखना है कि 23 जोड़ी अर्थात कि 46 गुणसूत्र होते हैं। आप सभी को पता होगा, लेकिन आपको ये चीज़ लिखना है वहाँ पर कि 23 जोड़ी अर्थात कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी तो समान होते हैं, लेकिन एक जोड़ी असमान होते हैं। यानी जो 22 जोड़ी होता है ना, वो सभी में, चाहे मेल हो उसमें भी 22 जोड़ी सेम होगा, फीमेल है उसमें भी 22 जोड़ी समान होगा। लेकिन एक जोड़ी यानी कि दो जो होते हैं अलग अलग होते हैं। मेल में क्या होता है, 22 जोड़ी प्लस एक्स वाई होता है। फीमेल में क्या होता है, 22 जोड़ी प्लस एक्स एक्स होता है। आप सभी को पता होगा। ठीक, एक्स वाई है तो बॉय, एक्स एक्स है तो गर्ल। ठीक, जो गुणसूत्र समान होते हैं उन्हें आलिंगी गुणसूत्र कहते हैं, और जो गुणसूत्र असमान होते हैं उन्हें हम लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि जो 22 जोड़ी समान होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आलिंगी। ठीक है ना। और जो असमान होते हैं उन्हें हम लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इसको लिंगी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही जो लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, एक्स 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 वाई असमान तो हैं, लेकिन यही जो है यही लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर एक्स एक्स है तो क्या हो जाएगा, गर्ल, और एक्स वाई है तो फिर बॉय होगा। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं लिंगी गुणसूत्र। अब दोस्तों यहाँ पर आगे हम लिखेंगे नोट में, हेनकिंग ने सर्वप्रथम कीटों में देखा और एक्स को एक्स बॉडी नाम दिया। यहाँ पर जो एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको सबसे पहले किसने देखा था, तो हेनकिंग नामक एक वैज्ञानिक थे। और किसमें देखा था, कीटों में। लेकिन उसका नाम जो उसी समय एक्स नहीं पड़ा था, उन्होंने हेनकिंग जी ने एक्स को एक्स बॉडी नाम दिया था। अब दोस्तों क्या है, लिंग निर्धारण की विधि दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर आपको इसी प्रकार से लिखना है कि जब एक्स से एक्स मिलेगा, यहाँ पर जैसे एक्स से यहाँ पर एक्स मिलेगा ये, तो क्या बनेगा, एक्स एक्स। एक्स से यहाँ पर वाई मिलेगा तो एक्स वाई। ठीक, फिर इस एक बार एक्स से ये मिलेगा, फिर इससे ये मिलेगा, यानी कि ये एक्स, ठीक, और ये एक्स एक्स वाई। यानी कि दोस्तों एक गर्ल, एक बॉय, एक दोस्तों गर्ल, एक बॉय। यानी कि यहाँ पर 2 गर्ल और 2 बॉय, यानी कि दोस्तों 50-50% यहाँ पर दोस्तों चांस होते हैं। ठीक है ना, और सभी को पता होगा 50-50 होता ही होगा। तो मेरे दोस्तों ये था लिंग निर्धारण और उसकी संपूर्ण क्रियाएं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। आपको दोस्तों इसको रटना बिल्कुल नहीं है, बस इसी प्रकार से आपको आसानी से तरीके से आपको याद करके आपको लिख देना है। 5 नंबर आपका दोस्तों कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है ना।
तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बचते हैं हमारे, सह प्रभाविता और फिर आपूर्ण प्रभाविता। इसको जो है मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। दोस्तों ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर साल ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हुआ था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप जाइएगा हमारे इसी चैनल पर पीके गुरु ज्ञान पर, ठीक है ना। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा तो आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा बायोलॉजी, ठीक है ना, क्लास 12 2024। उसी में जब आप जाइएगा तो आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से दोस्तों देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती।